Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपके 10th क्लास के इंग्लिश की बुक फर्स्ट ब्लैड के चैप्टर नंबर 9 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द प्रपोजल. द प्रपोजल का जो अर्थ है वह एक प्रस्ताव शब्द से लिया गया. प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति को कुछ करने का सुझाव या कोई परियोजना या फिर योजना समझाने के लिए उसकी हाँ या फिर ना लेने की प्रक्रिया को प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव कहा जाता है. और जो ये आज का जो चैप्टर है यह एक शादी के प्रस्ताव के ऊपर आधारित है और जो कि एंटन चेकोव के द्वारा लिखा गया है. तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड में आपके सामने क्या लिखा हुआ है. बिफोर यू रीड यानी कि यह एक हर चैप्टर के शुरुआत में आपके सामने एक पॉइंट आता है जिसका मतलब होता है आपके पढ़ने से पहले. यानी कि आपके पढ़ने से पहले यानी कि इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपके सामने कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा हुआ है. तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें आपके लिए लिखा हुआ है कि द वर्ड प्रपोजल हैज़ सेवरल मीनिंग. यानी कि जो शब्द है, जो प्रस्ताव है, उसके अनेकों मीनिंग हैं. कैन यू गेस, इसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज़ अबाउट. यानी कि जो ये नाटक है, जो ये पूरा चैप्टर है, ये एक नाटक के रूप में लिखा गया है. यानी कि इसके अंदर कुछ पात्र हैं जो कि अपने अपने डायलॉग्स को बोलते हैं, अपने अपने संवाद को बोलते हैं और एक शादी के प्रस्ताव को पूरा इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया है. तो इसमें आपके सामने लिखा है कि जो प्रस्ताव है उसके अनेकों मीनिंग होते हैं. क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज़ अबाउट. यानी कि जो ये चैप्टर है, जो ये नाटक है, यह किस प्रकार का प्रपोजल है, यानी कि किस प्रकार का प्रस्ताव है. तो इसमें 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं. पहले पॉइंट में है कि अ सजेशन यानी कि एक सुझाव, प्लान और स्कीम कोई योजना या फिर कोई परियोजना, फॉर डूइंग समथिंग यानी कि किसी भी कार्य को करने का कोई सुझाव, कोई योजना या फिर कोई परियोजना हो सकती है. दूसरा पॉइंट है कि एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन, कि किसी भी संभावित योजना या फिर कार्यवाही के लिए एक प्रस्ताव. यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जिसको किया जा सके उसके लिए कोई कार्यवाही या फिर कोई सुझाव का जो प्रस्ताव होता है उसके लिए भी इसका एक मीनिंग जाता है. और इसका एक अर्थ और भी लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, जिसमें है कि द एक्ट ऑफ आस्किंग समवंस हैंड इन मैरिज, कि किसी शादी के लिए किसी का हाथ मांगने की जो क्रिया होती है उसको भी एक प्रपोजल कहा जाता है. तो जो चैप्टर है, जो आपका जो ये लेसन है, यह शादी के प्रस्ताव के बारे में ही लिखा हुआ है. तो आइए शुरू करते हैं इसमें क्या बातें बताई गई है. तो बिफोर यू रीड को पढ़ने के बाद में आपके सामने एक बॉक्स लिखा हुआ है जिसमें एक रूसी शादी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डिटेल आपके सामने लिखी हुई है. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि डू यू नो एनीथिंग, क्या आपको कुछ पता है, क्या आप कुछ जानते हैं अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी, कि किसी रूसी विवाह समारोह के बारे में आप कुछ जानते हैं. यानी कि जो रशियन लोग होते हैं वे अपनी शादी को किस तरह से करते हैं, उनके शादी विवाह के जो सेरेमनी होते हैं, जो समारोह होता है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं. तो आगे इसमें बताया गया कि रीड दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को पढ़िए. यानी कि जो इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है इस आर्टिकल को पढ़िए. अबाउट अ रशियन वेडिंग, जो कि रूसी शादी के समारोह के बारे में लिखा हुआ है. तो इसमें बात बताई गई है कि प्रिपरेशन फॉर अ रशियन वेडिंग, यानी कि जो रूसी विवाह का जो समारोह होता है उसकी तैयारियों के बारे में कुछ लिखा हुआ है. कि प्रिपरेशन यानी कि तैयारियाँ, फॉर अ रशियन वेडिंग यानी कि एक रूसी विवाह की तैयारी कैसे की जाती है उसके अंदर लिखा हुआ है. कि अ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल, कि एक रूसी जो शादी होती है, जो रूसी विवाह होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही साधारण होता है. उसकी जो तैयारियाँ बहुत ही सरल होती हैं. द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड ड्रेस, कार्स एंड रिसेप्शन. द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स यानी कि जो उनकी जो तैयारी होती है, यानी कि जो योजना होता है वो सिर्फ शामिल करना होता है. क्या क्या शामिल करना होता है? अरेंजिंग फॉर रिंग्स यानी कि उनकी शादी के लिए अंगूठियों की व्यवस्था करना होता है. ब्राइड ड्रेस, दुल्हन के लिए जो ड्रेस होती है, दुल्हन की जो पोशाक होती है उसको तैयार करना होता है. कार्स, कार की व्यवस्था करनी होती है. एंड ए रिसेप्शन, और एक वहाँ पर रिसेप्शन यानी कि जो उनका एक समारोह होता है उसका रिसेप्शन की तैयारी करना होता है. उसमें कोई इससे बड़ी कोई ज़्यादा तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही सरल तरीका होता है. आगे इसमें लिखा हुआ है कि अर्लियर, की पहले, तो जो पहले की जो बातें हैं, अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली यानी कि जो दुल्हन के जो परिवार वाले होते हैं, पेड फॉर द रिसेप्शन यानी कि जो उनका समारोह होता है उसके लिए पहले की जो बातें बताई गई कि पहले दुल्हन का जो परिवार होता है वो उसके लिए
खर्चा उठाया करता था, यानी कि उसके लिए पैसे खर्च किया करता था। बट नाउअडेज, लेकिन आजकल ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिली यानी कि दूल्हा और दुल्हन के जो दोनों परिवार होते हैं यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस, वो आमतौर पर अपने अपने खर्चे को शेयर कर लेते हैं, यानी कि जो टोटल उनका खर्चा होता है उसको आपस में बांट लेते हैं, यानी कि दोनों मिलकर के खर्चा करते हैं। आगे इसमें लिखा है कि रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, यानी कि जो रशियन परिवार की जो शादी है वो कम से कम 2 दिन तक चलती है, यानी कि उनका जो समारोह है वो 2 दिन के लिए चलता है। एंड सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, और उनकी कुछ शादियाँ तो ऐसे भी होते हैं जिनका समारोह पूरे एक सप्ताह के लिए भी चलता है। और आगे इसमें बात बताई गई कि एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स, और जो उनका शादी का जो समारोह होता है वो सालों साल याद करने का एक प्रतीक बन जाता है, यानी कि सालों साल उसको याद किया जाता है। आगे इसमें बात बताई गई कि द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज वेडिंग प्रोसेसन ऑफ सेवरल कार्स, यानी कि उसमें जो सबसे अहम यानी कि जो सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है उनकी शादी का वो ये होता है कि इस वेडिंग प्रोसेस यानी कि जो उनकी शादी की जो बारात होती है उसमें बहुत सारी कारें हिस्सा लेती है, यानी कि बहुत सारी कारों में उनकी बारात जाती है। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम एंड ब्राइड, यानी कि दूल्हा दुल्हन के सबसे अच्छे मित्र मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स, यानी कि उनकी शादी से पहले 1-2 बार मिलते हैं, कुछ समय के लिए मिलते हैं। एंड मेक पोस्टर्स, और पोस्टर तैयार करते हैं। राइट स्पीचेस, और शादी पर बोले जाने वाले कुछ भाषण होते हैं उनको लिखते हैं, उनको तैयार करते हैं। एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट, और शादी पर कुछ प्रतियोगिताएं भी होती हैं, कुछ कंपटीशन भी होते हैं, उनको भी वो तैयार करते हैं, यानी कि उनका भी वो आयोजन करते हैं। When the groom arrives to face the bride, यानी कि जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है for the registration, पंजीकरण के लिए, he has to fight to get her, उसे अपनी दुल्हन को प्राप्त करने के लिए, अपनी दुल्हन को पाने के लिए एक संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। Russians usually live in apartments, यानी कि जो रूसी जो लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, जिसमें बहुत सारे मंजिलें बनी रहती हैं। इन ए टॉल बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंगों में वो रहते हैं। एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स, और दूल्हे को बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होता है। टू रीच हिज ब्राइड, अपनी दुल्हन को प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन, और जब वो अपनी दुल्हन को पाने के लिए उस बिल्डिंग में सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो हर मंजिल पर पहुंचने के बाद ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन, उसे क्वेश्चन का जवाब जरूर देना होता है। टू बी अलाउड टू गो अप, जिससे कि उसको आगे मिल जाती है कि वो आगे बढ़ सके। द ब्राइड्स फ्रेंड, दुल्हन के जो मित्र होते हैं, आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वे दूल्हे से मुश्किल सवाल पूछते हैं। समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, कभी कभी तो वो दुल्हन के बारे में पूछते हैं। समटाइम्स जस्ट डिफिकल्ट रिडल, और कभी कभी वो कठिन पहेलियाँ भी पूछते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और दूल्हे को उन सवालों का जवाब देने के लिए अपने मित्रों की सहायता लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स, उदाहरण के लिए उसे कुछ छोटे छोटे बच्चों के फोटो दिखाए जा सकते हैं। एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज, और उन्हीं फोटो में से उसको ये बताना होता है कि उसकी दुल्हन कौन सी है। इफ़ ही गैस इज रॉन्ग, अगर वो गलत जवाब देता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, अगर वो गलत जवाब देता है तो उसको वहाँ पर कुछ पैसे देने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, अगली मंजिल पर जाने के लिए। आगे इसमें लिखा है कि आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, और जब उनकी शादी का पंजीकरण होता है तो शादी के पंजीकरण के बाद द न्यूली मैरिड कपल, यानी कि नए नए नवविवाहित जो जोड़ा होता है, दूल्हा दुल्हन होते हैं, लीव्स द गेस्ट, अपने मेहमानों को छोड़ देते हैं। फॉर ए टूर ऑफ द सिटी साइड, वह शहर के बाहर चले जाते हैं एक टूर के लिए अपने मेहमानों को छोड़कर। आफ्टर 2 or 3 आवर्स, 2-3 घंटे के बाद, ऑफ द सिटी टूर, उस टूर के सिटी के 2-3 घंटे के बाद, द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन, और फिर वो वापस आते हैं अपने शादी के समारोह के लिए। अपने शादी के समारोह पर फिर वो वापस भी आ जाते हैं। द कपल सिट्स एट अ स्पेशल अरेंज्ड टेबल, और वहाँ पर उनके लिए एक विशेष टेबल को सजा करके रखा जाता है जहाँ पर आकर के वो बैठते हैं। विद देयर फैमिली, अपने अपने परिवारों के साथ, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, एंड इनवाइटेड गेस्ट, और जितने भी सारे निमंत्रित जो मेहमान होते हैं उन सभी के साथ वहाँ पर वो अपने रिसेप्शन यानी कि शादी के समारोह में आकर के बैठते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल, और जो शादी का समारोह होता है उसकी शुरुआत वहाँ की एक परंपरा है जिसका नाम है टोस्ट, जो कि दूल्हा दुल्हन को प्रदान की जाती है।
उनको ऑफ़र किया जाता है। तो वहाँ की एक परंपरा टोस्ट के साथ उस शादी के समारोह की शुरुआत होती है। और वेडिंग टोस्ट, शादी की जो वो परंपरा है जिसका नाम है टोस्ट, इज अ कस्टम, वहाँ का एक रिवाज होता है। वेयर अ क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड, जहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन के जो करीबी दोस्त होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, सेज फ्यू वर्ड्स, वे कुछ शब्द कहते हैं, टू विश द कपल, नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं देने के लिए, उनको विश करने के लिए कुछ शब्द कहते हैं। इसी परंपरा का नाम है टोस्ट। देन एवरीवन रेज देयर ग्लासेस ऑफ वाइन, और उस परंपरा के बाद उन दूल्हा दुल्हन को विश करने के बाद, उनको शुभकामनाएं देने के बाद सभी लोग अपने अपने ग्लास को उठाते हैं और फिर वो शराब पीते हैं। तो यानी कि यहाँ की ये एक परंपरा होती है कि दूल्हा दुल्हन शादी के जो रिसेप्शन होते हैं उसमें वो आते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनको शुभकामनाएं देने के लिए कुछ शब्द कहते हैं, उनको विश करते हैं और उसके बाद फिर वो अपने अपने गिलास को उठा करके शराब पीते एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट, और उसी एक क्षण में सभी मिलकर के शराब पीते हैं। उसके बाद इसमें लिखा है द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, उसके बाद दूल्हे को अपनी दुल्हन को चूमने के लिए कहा जाता है। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट, उस टोस्ट वाली परंपरा के बाद पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, उसके बाद जो लोग हैं वहाँ पर खाना पीना शुरू करते हैं। एंड जनरली हैव फन, और खूब मौज मस्ती करते हैं। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, द ब्राइड गेट्स स्टोलन, थोड़ी देर के बाद दुल्हन को चोरी कर लिया जाता है, दुल्हन गायब हो जाती है, शी डिसअपियर्स। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और उसके बाद जब दूल्हा उसको ढूंढने लगता है, यानी कि दूल्हा अपनी दुल्हन की तलाश करता है, ही इज़ आस्क्ड टू पे अ फी, उसको फिर से कुछ पैसे का भुगतान करना पड़ता है, यानी कि उसको पैसे देने पड़ते हैं। यूजुअली, आमतौर पर, इट इज़ हिज फ्रेंड्स, यानी कि आमतौर पर दुल्हन को चोरी करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके दोस्त होते हैं, हु स्टील द ब्राइड, जो कि उसको दुल्हन को चोरी कर लेते हैं। देन, और फिर, देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड, और उसके बाद जो दुल्हन की जो मित्र होते हैं, यानी कि जो दुल्हन की तरफ से होते हैं, दे स्टील द ब्राइड्स शू, उसके बाद वे दूल्हे के जूतों को भी चोरी कर लेते हैं। आगे इसमें बताया गया है द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू, और दूल्हे को अपने जूते प्राप्त करने के लिए, अपने शूज़ को प्राप्त करने के लिए वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं। द गेस्ट इंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स, और जो ये दूल्हा दुल्हन के दोस्तों के आपसी के जो झगड़े होते हैं उनको देख करके जो वहाँ के मेहमान हैं वो बड़ा आनंदित होते हैं इन सबको देख करके। एंड कंटिन्यू पार्टी, और वे लगातार पार्टी करते रहते हैं। तो ये सब जो रूसी जो विवाह होते हैं उसमें क्या क्या तौर तरीके होते हैं, हमने इस बॉक्स में इन सारी चीज़ों को पढ़ा। अब हम देखते हैं इसमें आगे और क्या बातें बताई गई हैं। इतना पढ़ने के बाद में आपके सामने कुछ और भी बातें हैं इस नाटक यानी कि द प्रपोजल से संबंधित। तो आइए उसमें क्या लिखा है देखते हैं। इसमें लिखा है द प्रपोजल, यानी कि जो इस पूरे चैप्टर का जो नाम है प्रस्ताव, द प्रपोजल, ओरिजिनली टाइटल जिसका जो मूल शीर्षक यानी कि जो असली जो नाम है वो है अ मैरिज प्रपोजल, यानी कि एक विवाह का प्रस्ताव। इज़ अ वन एक्ट प्ले, जो कि एक नाटक है जो कि स्टेज पर करके दिखाया जाता है। बेसिक रूप से उसको इस रूप में लिखा गया था। फार्स, उस नाटक को हम सॉन्ग भी कहते हैं जिसको एक अभिनय करके स्टेज पर प्रदर्शित किया जाता है। बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो कि लिखा गया है जो रूसी जो लघु कथाएँ हैं उनके जो राइटर हैं यानी कि कहानीकार के द्वारा लिखा गया है। एंड ड्रामेटिस्ट, और जो कहानीकार है वो एक नाटककार भी हैं जिनका नाम है एंटन चेकोव, यानी कि एंटन चेकोव के द्वारा इस नाटक को लिखा गया है। इट वॉज रिटन इन 1888-89, और इसको लिखा गया था लगभग 1888 या फिर 1889 में। अब इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं। द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी, यानी कि जो ये लेख है यानी कि जो ये पूरा नाटक है यह एक मानवीय प्रवृत्ति के बारे में है। यह प्रवृत्ति किन लोगों की, वो एक अमीर परिवारों की प्रवृत्ति है। तो इसमें लिखा है कि द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज, यानी कि अमीर परिवारों की ये प्रवृत्ति के बारे में लिखा हुआ है। टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज, जो कि सिर्फ अमीर परिवारों से ही अपना रिश्ता यानी कि शादी विवाह करना चाहते हैं। उनका जो एक पर्पज़ होता है वो ये होता है टू इंक्रीज देयर एस्टेट बाय इंकरेजिंग मैरिजेज, यानी कि ये शादी विवाह करने के बाद उनका एक मकसद होता है कि वे अपनी संपत्ति को बढ़ा सके। इसी वजह से अमीर परिवार के अंदर ही शादी विवाह करना चाहते हैं। दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, जो कि एक अच्छा आर्थिक अर्थ बना देता है, यानी कि वह अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही शादी विवाह करते हैं।
इवान लोमोव, यानी कि यहाँ पर यह बताया गया कि इस पूरे नाटक में 3 चरित्र हैं, जिसमें से एक का नाम है इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेपन चुबुकोव, और दूसरे पड़ोसी का नाम है स्टेपन चुबुकोव। यानी कि इवान लोमोव एक बहुत ही पुराना, एक अमीर पड़ोसी है स्टेपन चुबुकोव का, ऑल्सो वेल्दी, और उसके पास बहुत धन दौलत भी है, बहुत अमीर भी हैं, बहुत ज़्यादा संपन्न हैं। कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव्स 25-year-old डॉटर, और वह उनके घर आता है, चुबुकोव्स के घर आता है उनकी 25 वर्ष से जो लड़की होती है, जो बेटी होती है, उसको शादी के लिए हाथ मांगने के लिए वो आता है। नतालिया, जिसका नाम है नतालिया। ऑल 3 आर क्वेरलसम पीपल, ये जो तीनों चरित्र हैं वे बहुत ही झगड़ालू हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। एंड दे क्वेरल ओवर पिटी इशूज, और वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, और उनके झगड़े के दौरान जो ये शादी का जो प्रस्ताव है वो खतरे में आ जाता है, ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, जिसको भुला दिया जाता है। अमिडिस्ट ऑल दिस क्वेरलिंग, यानी कि जो उन तीनों के बीच में जो झगड़ा होता है उसकी वजह से वो शादी का जो प्रस्ताव है उसको भुला दिए जाने का खतरा भी रहता है। बट लेकिन इकोनॉमिक गुड सेंस, यानी कि जो आर्थिक अच्छी समझ होती है, यानी कि जो पैसे देने की जो अच्छी सोच समझ होती है, उस समझ को ध्यान में रखते हुए उसी समझ की वजह से ये इंश्योर किया जाता है, यानी कि ये सुनिश्चित किया जाता है दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल, आखिरकार उस शादी के प्रस्ताव को निभाया जाए, यानी कि उस शादी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ऑल दो, यद्यपि द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यूज, यद्यपि जो उनका झगड़ा होता है वो तो लगातार चलता रहता है, लेकिन जो शादी का जो प्रस्ताव है उसको बीच में एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। तो ये सारी बातें पढ़ने के बाद अब आपको ये पूरी तरह से अनुमान लग चुका होगा कि जो ये पूरा नाटक है जिसका नाम है प्रपोजल, वह किस बारे में है और उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, किस तरीके से आपके सामने रखा गया है। तो आइए अब शुरू करते हैं और देखते हैं इसके सबसे पहले इनमें दिखाए गए जो चरित्र हैं उनके नाम क्या हैं, जिनको आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो इसमें जो कैरेक्टर्स है, यानी कि जो चरित्र हैं, इसमें 3 कैरेक्टर्स है जैसे कि इसमें बताया गया है। इसमें एक जमींदार होता है, एलेन ऑनर, जिसका नाम है स्टेपनोविच चुबुकोव, जो कि उस लड़की का पिता होता है जिसकी बेटी का नाम है नतालिया स्टेपनोवना। हिज डॉटर 20 हैं 25 वर्ष, और जो उनका जो पड़ोसी होता है जो कि शादी का प्रस्ताव लेकर के आता है उसका नाम है इवान वेसेलियोविच लोमोव। अ नेबर ऑफ चुबुकोव, जो कि चुबुकोव का पड़ोसी होता है। अ लार्ज एंड हार्टी, जो कि एक बहुत ही विशालकाय हट्टा कट्टा नौजवान होता है, दिलदार होता है। बट वेरी सस्पिशियस, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शक मिजाजी होता है, शक करने वाला व्यक्ति होता है, शक्की होता है। एंड लैंड ओनर, और वह भी जमींदार होता है, वह भी बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक होता है।